हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन यानी BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा रघु श्रीनिवासन। तो दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने BRO के यानी सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी का स्थान ग्रहण किया है। अब हम बात करते हैं सीमा सड़क संगठन की यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की। तो यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और यह एक सड़क निर्माण एजेंसी है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। दोस्तों, BRO का काम होता है भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के करीब सड़क का निर्माण करना और उसका रखरखाव करना। तो जो लद्दाख वाला एरिया है और जो पाकिस्तान की बॉर्डर वाला एरिया है, यहां पर सड़क के निर्माण का काम कौन करता है? BRO करता है और उसके रखरखाव का काम भी BRO का ही होता है। चलिए अब हम बात करते हैं हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की। तो तरुण सोबती अभी हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। KN शांता कुमार PTI बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। डॉक्टर दिनेश दास UPSC के सदस्य बने हैं। सौगत गुप्ता ASCI के अध्यक्ष बने हैं। बनमाली अग्रवाल टाटा एडवांस सिस्टम्स के चेयरमैन बने हैं। कैटरीना कैफ यूनिक्लो इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। इसके अलावा निहार मालवी पेंगुइन रैंडम हाउस की CEO बने हैं। मनीष देसाई PIB के प्रमुख बने हैं। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है और सचिन तेंदुलकर जी को चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन बनाया गया है। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। उस चैनल को ज्वाइन करना है तो PDF भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा इसका पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंस क्राउसज और एन हुलियर। तो इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से 2023 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, भौतिकी में 2023 का नोबेल पुरस्कार पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंस क्राउसज और एन हुलियर को दिया गया है। दोस्तों, इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स पर स्टडी की है, यानी खासकर इन्होंने इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का अध्ययन किया है। इसके लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा कि जो एनी हुलियर है वो फिजिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली 5वीं महिला बनी है। ये है दोस्तों एनी हुलियर। अगर हम इनके देशों की बात करें तो पियरे ऑगस्टिनी फ्रांस के हैं और फेरेंस क्राउसज हैं हंगरी फ्रांस के और एनी हुलियर है फ्रांस की। दोस्तों, यहां पर बात आई थी इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं ये एक परमाणु का चित्र है। तो परमाणु में मुख्य रूप से 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन जो होता है ये धनावेशित कण होता है और जो न्यूट्रॉन होता है ये उदासीन कण होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये ऋणावेशित कण होता है, यानी इस पर ऋण आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये नाभिक का चक्कर लगाता है। जिस प्रकार से आप ये देख पा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये नाभिक का चक्कर लगा रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। तो दोस्तों, जे थॉमसन ने 1897 में कैथोड किरणों की विशेषताओं पर शोध करते समय इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी। अगर हम 2022 के फिजिक्स के नोबेल प्राइज के विजेताओं की बात करें तो 3 लोगों को ये नोबेल प्राइज दिया गया था 2022 में, एलन एस्पेक्ट, जॉन F क्लासर और एंटोन जिलिंगर। तो इन तीनों लोगों को क्वांटम टेक्नोलॉजी में उनके काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। दोस्तों, भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक रहे हैं सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो इन्हें 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। अब आपको बताना है दोस्तों, इन्होंने कौन सी महत्वपूर्ण खोज की थी जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2 अक्टूबर 2023 को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है
कैटलिन कारिको और ड्रू बीचमैन को। अगला क्वेश्चन है सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। और ये जो फाइनल मुकाबला हुआ था ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला हुआ था। तो भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से हरा करके ये सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। दोस्तों इसके साथ ही सैफ चैंपियनशिप के युवा वर्ग में यह भारत का 8वां खिताब है। हाल ही में सीनियर सैफ चैंपियनशिप का खिताब भी भारत ने ही जीता था। और ये जो 2023 की सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप हुई है उसमें सबसे मूल्यवान खिलाड़ी यानी मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी बने हैं मैंग लेंथांग किपगेन जो कि भारत के हैं। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में लियोनेल डेरेल रिनमेई को चुना गया है जो कि इंडिया के हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। चलिए बात करते हैं सैफ की। तो सैफ को बोला जाता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। मुख्यालय इसका ढाका बांग्लादेश में है। इसके 7 सदस्य हैं भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका और भूटान। यानी कि दोस्तों साउथ एशिया के जो देश है उनका एक फुटबॉल फेडरेशन है ये। इसके अध्यक्ष हैं काजी सलाउद्दीन। यहाँ पर बात आई थी फुटबॉल की, तो फुटबॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कप भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे रोबर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप और मर्केडा कप। ये सभी कप फुटबॉल से रिलेटेड है। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक और क्वेश्चन का आंसर देना है कि डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो 4 से 10 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। दोस्तों इस सप्ताह की घोषणा 6 दिसंबर 1999 को की गई थी। इसका उद्देश्य है लोगों को अंतरिक्ष पहुंच और शिक्षा के बारे में व्यापक ज्ञान हासिल करने में मदद करना। इस सप्ताह की थीम है अंतरिक्ष और उद्यमिता। तो 2023 की थीम जरूर याद रखिएगा, क्या है? स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर के बीच में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 4 अक्टूबर 1957 को पहले मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट को प्रक्षेपित किया गया था। किसके द्वारा? सोवियत संघ के द्वारा। और 10 अक्टूबर 1967 को बाहरी अंतरिक्ष संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो इसलिए ये दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों इन दोनों डेटों को याद करने के लिए ही ये 4 से 10 अक्टूबर के बीच में वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जाता है। अब यहाँ पर बात आई है अंतरिक्ष में प्रथम की, तो कुछ अंतरिक्ष में प्रथम घटनाओं को डिस्कस कर लेते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान कौन है? यूरी गॉगरिन। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश कौन है? रूस। उस समय ये सोवियत संघ कहलाता था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला स्पेस डॉग कौन है? लाइका। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? वैलेंटिना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला पहला देश कौन है? अमेरिका। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन है? भारत। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो उनका नाम है कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरीलैंड किस देश में है जहां डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो ये जो मैरीलैंड नामक स्थान है ये अमेरिका में है और यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है। तो भारत द्वारा 14 अक्टूबर को भारत के बाहर उत्तरी अमेरिका के मैरीलैंड में डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। कब किया जाना है? 14 अक्टूबर को। दोस्तों इस मूर्ति को समानता की प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के नाम से जाना जाएगा। इस प्रतिमा की ऊंचाई है 19 फीट और इसके मूर्तिकार हैं राम सुतार, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया था। दोस्तों बात करते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। तो इस साल उनकी 132वीं जयंती मनाई गई है 14 अप्रैल 2023 को। वह एक विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे। वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। इसके अलावा संविधान सभा की जो मसौदा समिति थी उसके वो अध्यक्ष थे। यहाँ पर बात आई है स्टैचू की, तो कुछ प्रमुख स्टैचू डिस्कस कर लेते हैं, जैसे स्टैचू ऑफ वननेस आदि गुरु शंकराचार्य का स्टैचू है और इसे ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये रामानुजाचार्य का स्टैचू है, ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये नाद प्रभु कैंपेगौंडा का स्टैचू है, ये बेंगलुरु में स्थापित है। स्टैचू ऑफ नॉलेज
ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का स्टैचू है, ये लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। स्टैचू ऑफ पीस, ये विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज का स्टैचू है, ये पाली राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है और ये केवड़िया गुजरात में है। स्टैचू ऑफ बिलीफ, ये भगवान शिव का स्टैचू है और ये नाथ द्वारा राजस्थान में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में मुंबई में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम विभाग के मंत्री हैं नारायण राणे, तो उनके द्वारा मुंबई में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। इसका आयोजन 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा और दोस्तों ये वोकल फॉर लोकल की थीम पर आधारित है। अब यहाँ पर बात आई है महोत्सव की, तो 2023 के कुछ प्रमुख महोत्सव डिस्कस कर लेते हैं, जैसे उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव भोपाल में, पुस्तकालय महोत्सव नई दिल्ली में, अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कोलकाता में, लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में, खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में, ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश के आगरा में, बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में, प्रकृति और पक्षी महोत्सव उत्तर प्रदेश में और आदि महोत्सव दिल्ली में, और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद गुजरात में, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटका में, चेरचेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में, ममानी महोत्सव लद्दाख में और भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 या मैट्रिक्स M को किसने मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा WHO ने। तो दोस्तों अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 या मैट्रिक्स M को मंजूरी दी है। यह वैक्सीन कई देशों में मलेरिया से लड़ने में मदद कर सकती है। दोस्तों एक्सपर्ट ने मलेरिया के खतरे वाले बच्चों में इस वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश दी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भारतीय सीरम इंस्टीट्यूट की मदद से एक नई वैक्सीन को डेवलप किया है। दोस्तों इस रिसर्च से पता चला है कि यह जो टीका है ये 75% से अधिक प्रभावी है और इस टीके के एक डोज की कीमत 166 रुपए से 332 रुपए के बीच हो सकती है। WHO के द्वारा 2021 में मलेरिया की पहली वैक्सीन दी गई थी, उसका नाम था RTS-AS01। ठीक है, तो इस वैक्सीन का नाम भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अब हम मलेरिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। सन 1880 में मलेरिया का सबसे पहला अध्ययन चार्ल्स लुई अल्फोंस लेबेरिन वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने मच्छरों में मलेरिया परजीवी के पूर्ण जीवन चक्र को साबित किया था। इसके लिए उन्हें 1902 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मलेरिया कैसे फैलता है। तो दोस्तों मलेरिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्लाज्मोडियम जीवाणु। तो ये जो प्लाज्मोडियम जीवाणु है ये मादा एनाफिलीज मच्छर में पाया जाता है और जब कोई मादा एनाफिलीज मच्छर किसी इंसान को काटता है तो वह उसके लीवर को इफेक्ट करता है। कौन? प्लाज्मोडियम। दोस्तों जब लीवर इफेक्ट होता है तो उसका ब्लड भी इफेक्ट होता है, ब्लड में इन्फेक्शन होता है और जिस व्यक्ति का ब्लड इन्फेक्टेड हो जाता है अगर उसको कोई दूसरा मच्छर काटता है और फिर वही मच्छर किसी दूसरे इंसान को काट देता है तो ये जो मलेरिया है उस इंसान को भी हो जाता है। तो इस प्रकार से ये मलेरिया फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। तो दोस्तों हैदराबाद में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों जो साइकिलिंग ट्रैक होता है उसके ऊपर जो छत होती है उसमें सोलर सिस्टम लगाया गया है। तो इस प्रकार से ये बना है सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक। ठीक है दोस्तों, तो ये विश्व स्तर का अपनी तरह का दूसरा ट्रैक बना है और इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम रखा गया है हेल्थ वे। 2023 में प्रथम भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला ऐप कौन बना है? मोबीक्विक। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र बनेगा हरियाणा में। भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया गया है एनटीपीसी के द्वारा। भारत का पहला सरकारी मदद मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा उत्तराखंड में। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला स्थापित की गई है जयपुर में। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा क्रुसाई लॉन्च किया है उड़ीसा ने। भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है किसने? सिटी यूनियन बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रकेल पेना रोड्रिग्ज किस देश की उपराष्ट्रपति हैं जो पहली बार भारत की यात्रा पर आई हैं? आंसर हो जाएगा डोमिनिकन गणराज्य। तो दोस्तों डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति रकेल पेना रोड्रिग्ज
3 से 5 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर हैं। उन्होंने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की है, उपराष्ट्रपति जी से भी मुलाकात करने वाली हैं और बहुत सारे व्यक्तियों से ये मुलाकात करेंगी। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत और डोमिनिकन गणराज्य के जो द्विपक्षीय संबंध है उनके 24 साल पूरे हो गए हैं। 25वीं साल में इन संबंधों ने प्रवेश किया है। अप्रैल 2023 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने भी डोमिनिकन गणराज्य की यात्रा की थी। दोस्तों यहां पर बात आई है डोमिनिकन रिपब्लिक की। तो ये डोमिनिकन रिपब्लिक है कहां, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। तो ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यहाँ पर कैरेबियन सी दिखाई देता है और यहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं और उन द्वीपों में से एक द्वीप का हिस्सा है डोमिनिकन रिपब्लिक। ये आप देख सकते हैं, ये है डोमिनिकन रिपब्लिक। दोस्तों ये जो बगल में आप देश देख पा रहे हैं ये है हैती देश और ये है डोमिनिकन रिपब्लिक। तो डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी की बात करें तो वो है सेंटो डोमिंगनो और राष्ट्रपति हैं लुइस अबिनेडर और यहाँ की जो करेंसी है वो है डोमिनिकन पैसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन गेम्स 2023 में अन्नू रानी ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। तो दोस्तों अन्नू रानी जो है भारत की जैवलिन थ्रोवर हैं, तो उन्होंने एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और इसी प्रकार से धावक पारुल चौधरी ने भी वीमेंस 5000 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है और वह इस इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इसके अलावा 1000 मीटर कैनो इवेंट में भारत के अर्जुन सिंह और सुनील सलाम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। इसके अलावा वीमेंस 50 से 54 किलोग्राम बॉक्सिंग इवेंट में प्रीति को ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और वीमेंस की 400 मीटर हर्डल्स रेस में वित्था रामराज ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। मोहम्मद अफसल ने मेंस 800 मीटर रेस में भारत को सिल्वर मेडल जिताया है और मेंस ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रबेल ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और इसके अलावा तेजस्विन शंकर ने मेंस डेकाथलॉन में सिल्वर मेडल हासिल किया है और भारतीय मुक्केबाज नरेंद्र को 92 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। चलिए दोस्तों कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? कैटलिन कारिको और ड्रू बीचमैन को। जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार। लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। अश्विन दानी का निधन हो गया है, वह किस कंपनी के सह संस्थापक थे? एशियन पेंट्स के। पीएम मोदी ने किस राज्य में शमक्का सारक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा की है? तेलंगाना। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन बने हैं? तरुण सोबती। एशियन गेम्स में पारुल चौधरी ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। किस राज्य के उल्किया में फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? छत्तीसगढ़। किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ओडीएफ प्लस मॉडल का दर्जा हासिल किया है? जम्मू कश्मीर। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2023 कब मनाया गया है? 1 अक्टूबर को। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे अनिवार्य न्यूनतम आयु। कई बार आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पद के लिए अनिवार्य न्यूनतम आयु कितनी है या उपराष्ट्रपति पद के लिए, राज्यपाल पद के लिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम अनिवार्य आयु है 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के पद के लिए 35 वर्ष और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो है 65 वर्ष और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष। लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। तो ये अनिवार्य न्यूनतम आयु हैं, इन्हें आप नोट कर लें, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था 1901। क्वेश्चन ये था कि नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है या पहली बार कब दिया गया था? तो 1901 में दिया गया था। और बीच में एक क्वेश्चन पूछा था कि दोस्तों भारत के पहले सीडीएस कौन थे? तो वो कौन थे? बिपिन रावत। तो इसका भी आंसर सभी ने दिया हुआ है। आज का क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ वननेस किस राज्य में स्थित है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।